सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एवं प्राचीनोक्तम अनुमान प्रयोगम उपाद्य नवीन उक्तम अनुमान प्रयोगम आह। कहते हैं कि अभी पीछे जो है प्राचीनों के द्वारा कथित अनुमान का प्रयोग दिखाया गया। जो प्राचीन आचार्यों ने पूर्वाचार्यों ने अनुमान किया था उसके अनुमान को दिखाया गया कि ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या। ठीक है, ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा ब्रह्म। ठीक, ये दिखाया गया कि यदेवं तदेवं। ठीक ना, यथा सुक्ति रूप्यम, सुक्ति रूप्यम है तो ये दिखाया गया था। अब यहाँ पर अब क्या दिखा रहे हैं कि प्राचीन आचार्यों के कथन के का प्रयोग, अनुमान प्रयोग का प्रतिपादन करने के पश्चात नवीन आचार्यों के द्वारा कथित अनुमान का प्रयोग किया जा रहा है। ये चीज सुखाचार्य ने इसको संकलित किया है। तो नैयायिक जहां पर पट को मानता है, किसी वस्तु को पूर्व पक्षी जहां मानते हैं वहीं पर उसका तंताभाव दिखाया जाता। हम क्या कहते हैं कि जो कुंडल दिखाई दे रहा है किसमें, सोने में, तो वास्तव में क्या है, सोना ही सोना है। नाम रूप क्या वहां पर कल्पित है, मिथ्या है, ये हम कहते हैं। माने कि स्वर्ण ही स्वर्ण है, वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम वृत्तिका तेव सत्यम। कहते हैं उसका नाम रूप घट आदि है, कपाल है, बड़ा घट है, छोटा घट है, जैसा भी है, ये सभी क्या है, केवल मिट्टी के ही आकार है, मिट्टी ही तद्रूप में बना दी गई। नाम रूप उसके क्या है, कल्पित है, वास्तव में मिट्टी ही सत्य है। तो ठीक कह रहे हैं, इसी प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं सब में जिस कारण में जो पदार्थ जिसका आकार भाषित हो रहा नाम रूप, वही उसका अत्यंता भाव है। और अत्यंता भाव के जब प्रतियोगी हो जाएंगे वहां वो है ही नहीं, तो अपने आप ही जो प्रतीत हो रहा है उसका अत्यंता भाव सिद्ध कर दिया जाए तो कल्पित हो जाता है। ये जो मिथ्यात्व का लक्षण है कि स्व आश्रय यावनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। उसमें प्रतियोगित्व में क्या है, जिसमें प्रतियोगित्व गया अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व जिसमें जाएगा उसमें मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। तो अयम पटः, सामने जो पट है, सामने जो पट दिखाई दे रहा है किसमें दिखाई दे रहा है, तंतुनिष्ठ नहीं लिखा, एतत् तंतुनिष्ठ, जो पट का उपादान कारणीभूत जो उसका तंतु है उसी में उसका अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व उस पट में जा रहा है। तो स्व आश्रय निष्ठ यावत, स्व आश्रय क्या है, स्व आश्रय निष्ठ यावत अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, यही है ना, स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, ये मिथ्यात्व का लक्षण चला जाएगा। पटांतरवत ये दृष्टांत है, पटत्व हेतु। अब देख लो आपको क्या लेना है। आप तीन पक्ष को मानते हैं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण। उदाहरण में आपको व्याप्ति मिलेगी, तो दूसरा जो पट है उसमें पटत्व हेतु है, और जो सामने तंतु, ये जो पट पक्ष में बना है, पक्ष वाला जो पट है, उस पट का जो तंतु है उस तंतु में वो पट नहीं रहता, दूसरा पट। भाई पक्ष वाला एक नंबर का पट है और पटांतर ले लो 2 नंबर का पट। तो 1 नंबर का पट इस तंतु में, 1 नंबर के तंतु में है, और 2 नंबर का पट 2 नंबर के तंतु में रहेगा, 1 नंबर के तंतु में नहीं रहेगा। तो वहां पट क्या है, पटांतर में जो है एतत् तंतुनिष्ठ तंता भाव प्रतियोगित चला जाएगा।
क्योंकि उसमें रहता नहीं है। एतत् तंतु में एक नंबर का पट है, 2 नंबर का पट नहीं रहेगा, पटांतर दूसरा पट, और उसमें पटत्व हेतु भी रहेगा। अतः हेतु और साध्य के रहने से व्याप्ति मिल गई। और पक्ष में अयम पट में पटत्व हेतु है, अतः पटत्व हेतु के रहने से व्याप्ति का स्मरण हो गया। तो आपको चाहिए क्या? व्याप्ति का स्मरण और व्याप्ति का ज्ञान। नहीं, वेदांती की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, वेदांती की दृष्टि से व्याप्ति का पक्ष में हेतु को देखकर व्याप्ति का स्मरण हो गया। ठीक है? व्याप्ति माने संस्कार है ही, तो व्याप्ति जन्य क्या है? व्याप्ति का जो अनुभव हुआ उससे जन संस्कार होता है। तो पट को देख करके वो संस्कार क्या हो जाता है? उद्भूत होता है, उससे व्याप्ति का स्मरण हो गया। तो व्याप्ति से जन्य व्याप्ति का संस्कार, और व्याप्ति से जन्य अनुमिति, अनुमिति के प्रति वो संस्कार क्या? हेतु है। इस प्रकार से क्या हो जाता है? व्याप्ति ज्ञान अनुमान सिद्ध होता है। नैयायिक की दृष्टि से घटाओगे तो दृष्टांत में हेतु है और साध्य है। व्याप्ति मिल गई, पक्ष पर हेतु है, अतः पक्ष धर्मता मिल गई। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता के मिल जाने से क्या सिद्ध हो जाएगा? परामर्श सिद्ध हो जाएगा। परामर्श के सिद्ध हो जाने से पक्ष पर अनुमिति हो जाएगी कि इस पट में, यह पट जो है अपने तंतु में इसके तंता भाव है, अतः ये पट क्या है? मिथ्या है। हाँ, बहुत सरल अनुमान है एकदम से। स्वामी जी, ये स्व से क्या लिया जाएगा? स्व आश्रय यावन निष्ठ अत्यंत भाव प्रतिगित्व, इस लक्षण में कहाँ पर है? ये मिथ्यात्व का लक्षण है स्वामी। मिथ्यात्व के लक्षण में जिसमें ले जाना है उसको लेते हैं। अच्छा, जिसमें ले जाना है उसको ले लीजिएगा। रजत में ले जाना तो रजत को ले लेना, सर्प में ले जाना सर्प को ले, प्रपंच को लेना प्रपंच ले लेना। स्व से जिसमें लक्षण ले जाना है उसको पकड़ लेना। अब पट में ले जाना है तो यहाँ पर स्व मतलब पट, पट का आश्रित्व अभिमत कौन हो जाएगा? उसके तंतु हो जाएंगे। जितने तंतुओं से पट बना है उसी तंतु में उसका तंताभाव है। अनुमान सबने सिद्ध कर दिया। उस तंताभाव का प्रतियोगी पट है, तो प्रतियोगित जाएगा पट में, इसलिए पट में क्या चला गया? मिथ्यात्व चला गया। यावन निष्ठ का अर्थ क्या होगा स्वामी जी? अभिमत मतलब जितने अधिकरण हैं, जितने उसके आश्रय हैं। अगर यावत नहीं कहोगे तो नैयायिक का बंदर आएगा सामने। नैयायिक का कब संजोग आ जाएगा। ठीक ने? स्वामी जी, ये जो हेतु यहाँ पटत्वात है, हाँ, तो ऐसा लग रहा है वो पटांतर में भी है, तो ये थोड़ा सा वो दिखने जम रहा है। तो आपको व्याप्ति हमेशा वेदांती की दृष्टि से समझ ली, नैयायिक की दृष्टि से आप समझते जाओ फटाफट। आपको हमने बतलाया था कि वेदांती अन्वय व्याप्ति मानते हैं, अन्वय व्याप्ति ये देंगे। तो दृष्टांत में क्या होना चाहिए? हेतु और साध्य होना चाहिए। एक नंबर विद्यार्थी को ये घटाना चाहिए। दृष्टांत में हेतु और साध्य, और पक्ष पर हेतु हो। ठीक है? व्याप्ति मिल गई और पक्ष पर हेतु रहने से क्या मिल गया? पक्ष धर्मता मिल गई। तो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता रूप परामर्श मिल गया। उस परामर्श से जन्य क्या हो जाएगी? अनुमिति। नैयायिक की दृष्टि से एक घटेगा। वेदांती की दृष्टि से क्या है? कुछ ने पट में देखा है, पटांतर में क्या देखा है? इस तंतु में पटांतर रहता नहीं है। पटांतर में जो दूसरा पट है उसमें पटत्व हेतु है, सरल है। और वो पट, दूसरा नंबर पट क्या है? दूसरे नंबर तंतु में रहेगा। इस पट के एक नंबर में तंतु में नहीं रहेगा, तो उसका तंताभाव भी देखा है। तो व्याप्ति ज्ञान का उसको अनुभव है, उस अनुभव से जन्य संस्कार। ठीक है? अब संस्कार जो है कैसे उद्भुत होता है? तो कहा गया कि जब पक्ष पर हेतु देखता है, अयम पट में पटत हेतु देखा, तो उस व्याप्ति का संस्कार जो है, संस्कार से अनुमिति हो, व्याप्ति की स्मृति हुई।
अब व्याप्ति से स्मृति होती, व्याप्ति से जन्य संस्कार है, व्याप्ति से जन्य अनुमिति है, उस अनुमति के प्रति वो संस्कार भी हेतु, इसलिए उस व्याप्ति ज्ञान से ही क्या अनुमति हो जाती है। ये वेदांति के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तर्क संग्रह के संस्कार ज्यादा पड़े रहते हैं विद्यार्थी में इसलिए उसको जो है उस प्रसंग को समझना पड़ता है। तो उसकी दृष्टि से समझते चलो। दृष्टान्वय व्याप्ति में कि दृष्टांत में हेतु और साध्य हो तो व्याप्ति मिल जाती है, पक्ष पर हेतु हो तो धर्मता मिल गई, और व्याप्ति विशिष्ट पर धर्मता मिल जाने से परामर्श हो गया, परामर्श हो गया तो पक्ष पर साध्य की सिद्धि हो जाती है। तो नैयायिक के सामने वास्तव में प्रामाण्यवादी पद वाक्य प्रमाण पारावारिण, पद शास्त्र वाक्य शास्त्र प्रमाण शास्त्र में नैयायिक को आगे रखा जाता है। तो हर जगह प्रायः नैयायिक की दृष्टि से घटा दिया जाता है, जितने अनुमान आते हैं नैयायिक की दृष्टि से घटाया जाता है। ठीक है, तो पटांतर में व्याप्ति और पक्ष पर हेतु मिलने से धर्मता मिल जाने से पक्ष में क्या सिद्धि हो गई कि पक्ष जिस उपादान कारण से बना है तंतु से, उसी तंतु में क्या उस पट का तंता भाव है, अतः पट क्या मिथ्या। हाँ जी क्या स्वामी। हुआ, पट मिथ्या है इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम, इत्यादि अनुमान मिथ्यात्व में प्रमाण है। तदुक्तम, किसने उत्तम, चित्सुकाचार्य। अंशी कहते हैं, अंशी अवयवी, अवयवी ये दोनों पर्यायवाची है, और अवयव कहते हैं और अंश कहते हैं, दोनों पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहां पर अंश कहिए अथवा अवयव कहिए, एक ही। ठीक, नैयायिक की बुद्धि दूसरी है, वो कहता है कि अवयव में अवयवी रहता समवाय संबंध से। ठीक है, अवयव में अवयवी रहता है समवाय संबंध से, इसलिए बौद्ध इसका मजाक करता है कि नैयायिक चौकीदार है। बौद्ध इसका मजाक करता है कि नैयायिक कैसे हैं, चौकीदार हैं। क्यों कि इनका पूरा मकान गेट पर रहता है, गेट अवयव है, तो उस अवयव गेट में इनका पूरा मकान समवाय संबंध से है, इनको गेट के बाहर बैठा दो, चौकीदार है। ठीक है, नैयायिक बौद्ध का मजाक करता है, उनके यहाँ परमाणु पुंज हैं। मकान क्या है, परमाणुओं का पुंज है, तो बोले इनको रेत के टीले बैठा दो, का वो मकान है। भाई जो परमाणुओं का पुंज है, जहां टूटा फूटा घर हो वहां पर इनको बैठा दो, इनका वो मकान है। क्योंकि परमाणुओं के पुंज को ये क्या मानते हैं, मकान मानते हैं, वहां बैठा दो इनको। दोनों का आपस में मजाक होता है। ठीक, तो ये सब करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है अंशिना, अंशिना माने अंशी, अंशी माने कौन हो जाएगा, अवयवी। अवयवी कौन है, पट। अंशी क्या है, स्व अंशगत, स्व माने अपने, जो उसका अंश अवयव है, उसी में अत्यंता भाव उसका रहता है। अतः अत्यंता भाव है, इसलिए अत्यंता भाव को प्रतियोगी जाएगा। माने पट, अंशी माने पट हो गया। पट जो है अपने, स्व माने अपने, अंश माने तंतु में जो अत्यंता भाव है उसका प्रतियोगी है। क्यों भाई, अंशित्वात्, उसमें अंशित्व हेतु है, पटत्व हेतु है। इतर अंशीवत, दूसरे पटांतर अंशी के समान, पटांतर के समान। दिग एस एव गुणादिशु, कहते हैं इसी प्रकार से गुण आदि, आदि से ले लेना क्रिया। ठीक है, गुण और क्रिया में ऐसे ही समझ लेना चाहिए।
क्योंकि 7 पदार्थों में से वेदांती 3 ही पदार्थ मानते हैं नैयायिक का, द्रव्य, गुण और क्रिया। द्रव्य, गुण और कर्म। फिर जाति को भी नहीं मानते, समवाय को नहीं मानते, विशेष को नहीं मानते। अभाव जो अधिकरण स्वरूप होता है, अभाव में तो कोई झगड़ा है ही नहीं इनको, अभाव मानने में कोई बात तो है ही नहीं, अभाव अधिकरण स्वरूप होता है। ठीक है, यहाँ जो अध्यस्त की निवृत्ति क्या है, अधिष्ठान स्वरूप होती है, वहां भी झगड़ा नहीं करते हैं अभाव अधिकरण स्वरूप होने पर। तो अभाव को अलग भी मान लो तब भी इनको कोई इतराज नहीं होता। लेकिन जो बीच के पदार्थ होते हैं वहां क्या है, जो जाति, समवाय, ठीक, विशेष, 3 पदार्थों को ये नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से कहते हैं दिग एस, कहते हैं इसी से, कहते हैं यही प्रक्रिया संक्षेप से, दिग दिग इति दिग, इतना संक्षेप है। दिग मतलब इसी प्रकार से और समझ लेना चाहिए, दिशा दे दी हमने आपको। रूप के लिए कहेंगे रूप क्या है, अपने रूप वाला कौन जाएगा, पट। रूप जो है रूप वाले पट में रहने वाले तंता भाव का प्रतियोगी है। क्यों, रूपत्व होने से। कोई एक और ले लेंगे, दूसरा जो कोई गुण ले लेंगे, ठीक, गुणांतरवत, ध्यान रखिएगा, गुणांतर कोई ले लेंगे तो आपको टीका में आ रहा उसको बतला देंगे। आइए आप देखो, अनुमान आ गया समझ में। जी स्वामी जी। तो अब कह रहे हैं तादाद संबंधेन एकावच्छेदेन इत्यपि द्रष्टव्यम। कहते हैं तंतु संयोग क्या है, तंतु संयोग रूप ही क्या है, पट। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि तंतु संयोग, तंतुओं का संयोग ही क्या है, पट है। जैसे पदार्थों का संबंध ही क्या है, वाक्यार्थ। वाक्यार्थ क्या है, पदार्थों का संसर्ग है। ऐसे तंतुओं का संयोग ही क्या है, पट है। ठीक है, तो तंतु संयोग जो पट है, तो वहां पर अव्यावृत्ति पदार्थ है, संयोग अव्यावृत्ति पदार्थ। तो जहां तंतुओं से, 2 तंतुओं से संयोग से पट बना, वहीं पर उसका तंताभाव रहेगा। भाई तंतु संयोग क्या है, अव्यावृत्ति पदार्थ है ना, तो जहां पर उसका संयोग हो ये तंताभाव रहेगा। तंताभाव होने से क्या जाएगा कि वो जो है नैयायिक को मान्य है, मिथ्या न सिद्ध होकर के सत्य सिद्ध हो जाएगा। भाई सत्य जो है तंतु द्वय संयोग रूप पट है, अतः तंतु संयोग व्यावृत्ति होने से तंतु में ही क्या, पट का तंताभाव रह जाएगा। इससे इतना रह जाने से तो नैयायिक भी मानता है, इससे कोई पट में मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा, अर्थांतरता आएगी। पट मिथ्या न सिद्ध होकर के सत्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं। स्वामी जी ये समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तंतु द्वय जैसे हाथ का संयोग है, तो संयोग क्या है, एक जगह संयोग एक जगह संयोग नहीं है। ठीक, ऐसे ही 2 तंतु हैं, ये दोनों मिले तो पट बना, तो जहां एक जगह संयोग एक जगह तंतु में संयोग नहीं है। आप कुर्ता पहने हैं तो कुर्ता में तंतु का जो संयोग है वो एक तरह से संयोग होते होते ऐसे फैलता है, चारों तरफ तुरंत फैलता है, गठरी बन जाए। तो जहां तंतु का संयोग है तो संयोग के एरिया हो गया पट, और जहां संयोग नहीं है, संयोग पूरा व्यापृत्ति पदार्थ नहीं माना जा सकता है, तो वहां उसका पट का तंताभाव रह जाएगा, प्रतियोगी पट हो जाएगा। इससे पट जो मिथ्या नहीं सिद्ध होगा तो नैयायिक भी मानता है। जी स्वामी।
ठीक है, अर्थांतर दोष हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थांतर दोष हो गया। इसलिए कहा कि तंतुत्वावच्छिन्न तंतु में तादात्म्य रहने वाले पट का पट लेंगे। ठीक, क्या बनाया कि तंतु का अवच्छेदक क्या लिख दिया इन्होंने, तादात संबंधेन और एकावच्छेदेन। एकावच्छेद एक अर्थ कर लेना तंतु, तंतुत्वावच्छेदन। तो तंतुत्वावच्छिन्न तंतु का तादात्म्य संबंध लिया। ठीक है, आई बात समझ में? जी नहीं आ रही है, ये द्वैत सिद्धि है, ख्याल रखना। इसमें पृष्ठ पृष्ठ कितना है, इसमें पृष्ठ कितना है, 83। पृष्ठ 83 पर देखना। अच्छा, इसमें पृष्ठ शायद पुरानी पुस्तक के अनुसार हमने लिखा है, तो चलो देख के बता देंगे। इसमें चलिए देख के बताएंगे हम कहाँ पृष्ठ है, ढूंढ करके हम फिर बता देंगे। ये तो सिद्धि में आया हुआ है, हमने पुराने पृष्ठ पृष्ठ लिखा है 83 में पंक्ति 2 3 4। तो वो पुरानी पुस्तक के अनुसार है, इस नए संस्करण में देख के बता देंगे। तो क्या सिद्ध हुआ कि तंतुत्वावच्छिन्न तंतु कह दिया तो सकल तंतु हो गया। तादात्म्य संबंधेन तंतुत्वावच्छिन्न सकल तंतु, तो तादात्म्य तंतु स्व में रहेगा। तादात्म्य जैसे आप अपने में रहते हैं, स्व में स्व किस संबंध से रहेगा, तादात संबंध से रहेगा। और वो क्या है, पूरा तंतुत्वावच्छिन्न तंतु। जैसे देखो रबड़ है, ये तादात्म्य अपने में है, पूरे में है। ये नहीं कि एक कोने रहेगा एक कोने नहीं रहेगा। और पूरा अवच्छिन्न लोगे तो पूरा रबड़ पकड़ी जाएगी। ठीक, नैयायिक क्या कर रहा था कि संयोग ले रहा था, तो संयोग एक जगह था एक जगह नहीं था। अब हमने तंतुत्वावच्छिन्न तंतु पूरा पकड़ लिया और उसका तादात्म्य पूरा तंतु पूरा ले लिया। तो पूरे तंतु में क्या हो जाएगा, तंतुत्वावच्छिन्न तंतु में तादात्म्य पूरा तंतु, दोनों तरफ से संबंध से भी और धर्म से भी पूरा तंतु एरिया पकड़ लिया। जैसे तादात्म्य घट कहाँ रहेगा, पूरे घट में रहेगा, और घटत्वावच्छिन्न कर देने से पूरे घट लिया गया। घटत्वावच्छिन्न घट में तादात्म्य तंतु घट पूरे घट में है, ऐसे ही तंतुत्वावच्छिन्न तंतु में तादात्म्य पूरा तंतु है। उस ऐसे तंतु में रहने वाला जो तंताभाव का प्रतियोगी कहें। अब जो अर्थांतर दोष नहीं ले सकता है, क्योंकि पूरे तंतु में हम अत्यंता भाव ले रहे हैं, मतलब जहां तंतु है, जहां दो तंतुओं का संयोग है वहां पर भी अत्यंता भाव ले रहे हैं। जहां दो तंतुओं का संयोग है वहां भी हम अत्यंता भाव पकड़ रहे हैं, तंतुत्वावच्छिन्न तंतु पकड़ रहे हैं। ठीक है, तादात्म्य तंतुत्वावच्छिन्न तंतु माने सकल तंतु। अब ये नहीं कह सकते कि एक जगह संयोग एक जगह संयोग नहीं है। जहां तुम संयोग मान रहे हो उसी संयोग स्थल पर हम अत्यंता भाव दिखा रहे हैं। पहले तो एक जगह संयोग था एक जगह संयोग नहीं था। अब क्या हुआ कि पूरे में संयोग है, पूरे तंतु में ले रहे हैं, तो पूरे तंतु को जब पकड़ेंगे तो जहां संयोग है उसको भी पकड़ेंगे, तो जहां संयोग है वहां भी अत्यंता भाव है। अब अर्थांतर दोष आप नहीं दे सकते हैं। तथा च पूर्वत न अर्थांतर, कहते हैं पहले के जैसे अर्थांतर दोष नहीं आएगा। अच्छा, तो कहते हैं भाई ठीक है, नैयायिक दूसरे तरह अर्थांतर दोष देगा कि अयम पटः, ये पट जो है इस तंतु में नहीं है। किस रूप से नहीं है, घटत्वेन पट नहीं है।
व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव ले लेगा, फिर अर्थांतरता दोष आएगी। पहली पंक्ति लगी कि नहीं, कि पहले जो कहा गया अर्थांतर दोष का वारण किया गया कि तंतुत्वावच्छिन्न सकल तंतु पकड़ेंगे, और तादाद संबंधेन तंतुत्वावच्छिन्न सकल तंतु पकड़ा है, तो तादाद संबंधेन तंतुत्वावच्छिन्न सकल तंतु में पूरा तंतु लिया जाएगा। जब पूरा तंतु लेंगे तो जहां संयोग है तंतु द्वय संयोग, वही पकड़ा जाएगा। तो वही जहां पर संयोग वहीं पर उसका तंताभाव मिल जाने से अर्थांतर दोष नहीं होगा, अपितु क्या है, उसमें मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा। पहले यदि किंचित तंतु का देश पकड़ रहे थे, जहां संयोग है उस देश को न पकड़ करके दूसरे देश में, तंतु के दूसरे देश में जहां संयोग नहीं है वहां पर पट का तंताभाव लेने से अर्थांतर दोष आ रहा था। अब हमने कहा कि पूरा तादाद में तंतुत्वावच्छिन्न तंतु लिया, उस तंतु में रहने वाला जो तंताभाव है, तो जहां तंतु द्वय संयोग है वहीं हम तंताभाव सिद्ध करेंगे, अर्थांतर दोष हट गया। दूसरा अर्थांतर दोष कैसे आया कि ये पट जो है इसी तंतु में नहीं है, किस रूप से, घटत्वेन नहीं है। इस तंतु में घटत्वेन पट का भाव है, घटत्वेन ले लिया, तो कहा हम इतना विशेषण जोड़ देंगे, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न कहते, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव नहीं लेंगे, व्यधिकरण धर्म से अभाव ले रहे हैं, तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न कह देने से क्या हो जाएगा, व्यधिकरण धर्म से आप अभाव नहीं ले सकते हैं, इसी को लिखा गया। एवं व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का तम अत्यंता भाव विशेषणम तेयम तेन तम आ जाए, तम माने व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव लेकर के न अर्थांतर, अर्थांतर दोष नहीं हो। आ रही बात समझ में कि नहीं भाई, जहां पर पट है वहीं पर पट कहाँ है, तंतु में। नैयायिक भी उस तंतु में पट का भाव मानता, किस रूप से मानता, घटत्वेन, पटत्वेन पट के रहते हुए भी नैयायिक कहता है घटत्वेन वहां पट का भाव, नैयायिक मान रहा, उसे अर्थांतर दोष आ रहा है, उस तंता भाव का प्रतियोगी पट हो जाता, उसे पट में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा। ठीक, इसलिए कहा कि वहां पर व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न कह देने से अब क्या लिया जाएगा, घटत्वेन पट का भाव नहीं लिया जाएगा, पटत्वेन पट का भाव लिया जाएगा। तो जिस तंतु में पट है वहीं पर पटत्वेन पट का तंता भाव मिल गया, क्या हो जाएगा, मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी समझिए थोड़ा हाँ, समझ में नहीं आ रहे इसमें। इसमें बहुत सरल पाठ है, तो कोई कठिन नहीं है। बात यह है कि पहले पकड़ा था कि दो तंतु का संयोग है, यहाँ दो तंतुओं का संयोग लिया आपने, तो जब तंतु है तो इसके इधर पट नहीं है, इधर पट नहीं, संयोग रूपी पट है। अरे जो आप कुर्ता पहने हैं तो तंतु ऐसे ऐसे चले जाते हैं, तो एक तंतुओं में एक लाइन सी रहती है, संयोग एक तरफ रहता है, ऊपर संयोग नहीं, नीचे संयोग नहीं, आप देखते ही रहते हैं। तो यही कहता है कि जहां तंतु द्वय संयोग नहीं है वहां पट का तंताभाव है ही, तो उसको हटाने के लिए तंतुत्वावच्छिन्न माने सकल तंतु पकड़ लिया, और तादात्म्य तंतुत्वावच्छिन्न माने कहाँ रहेगा, पूरे तंतु में। कहने का मतलब ये है, तो पूरे तंतु में पट संयोग तो रहेगा ही, जहां तंतु द्वय संयोग है वहीं पर पट का तंताभाव लेने से अर्थांतर दोष नहीं आया, पहला होगा। पूरे संयोग को तादात्म्येन इसी पद से लिया गया, समझिए, तादात्म्य नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, तंतु तंतु जी, तंतु, जिस तंतु से आपका कपड़ा बना है, जी, पक्ष की तरफ जाना ही मत ना। जो कपड़ा आपका बना है वो कपड़ा कैसे रहता, स्व में स्व कैसे रहेगा, तादात्म्य से। और तंतुत्वावच्छिन्न तादात्म्य तंतु कहाँ रहेगा, पूरे तंतु में। अब पूरे तंतु में तो वो भाग भी आएगा जहां तंतु द्वय संयोग से पट बना है, तंतु द्वय के संयोग से जहां पट बना है वो भी भाग लिया जाएगा। तो तंतु द्वय संयोग से जहां पट बना है वही तंतु द्वय संयोग स्थल पर ही तंतु में हम क्या कर लेंगे, पट का तंता भाव लेंगे।
तो जहां तंतुद्वय संयोग से पट बना है वही तंतुद्वय संयोग स्थल पर ही पट का तंताभाव अगर सिद्ध करते हैं, नैयायिक सिद्ध करता तंतुद्वय संयोग स्थल पर पट है, और अगर हमने वही तंतुद्वय संयोग स्थल पर ही पट का तंताभाव सिद्ध कर दिया तो पट मिथ्या हो जाएगा, मिथ्यात्व आ जाए। अर्थांतर दोष नहीं आए। जी समझ। अब दूसरा स्थल इन्होंने क्या पकड़ा कि जहां तंतु है उस तंतु में समवायन पट पटत्वेन रहता है। तंतु में पट कैसे रहेगा? समवाय संबंधावचिन्न समवायतर संबंधानवचिन्न पटत्वावचिन्न पटत धर्मावचिन्न पटनिष्ठ आधेयता निरूपित तादा संबंधावचिन्न तादातर संबंधानवचिन्न पटत तंतुत्वावचिन्न तंतु धर्मान तंतुनिष्ठ अधिकरणता, यही नैयायिक की भाषा है। ठीक ना? ये डबल अंग्रेजी की भाषा है, अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं होता अंग्रेजी वाले इसका अनुवाद नहीं कर पाते। अंग्रेजी वाले जितने लोग अंग्रेजी में पढ़ाते हैं उनके सामने जब नैयायिक आता तो चुप हो जाते हैं। वो कोई जर्मनी में या कहां पर कोई एक नया कोर्स बना है, हमसे हम माउंट आबू में थे, स्वामी जी ने बताया था कि जर्मनी में कोई एक नया कोर्स बना है, उस कोर्स में इन शब्दों का कोड रखा गया और चिन्ह और छेदक का कोई नई डिक्शनरी उन्होंने परिष्कार किया। तब भी वो डिक्शनरी कहां से उस शब्द कोश से काम चलना नहीं है। तो ये नैयायिक की भाषा बदलती रहती है, हर जगह परिष्कार चलता रहता है। एक आपने शब्दकोश बनाया तब तक उसने परिष्कार कर दिया, उसमें और शोधन कर दिया था, आपके पहला वाला शब्दकोश बेकार। तो ये सब भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में जो लोग वेदांत बोलते हैं वो इन शब्दों को छोड़ देते हैं। वो व्याकरण को तो कुछ बतला देते हैं, व्याकरण में तो समझा लेते हैं, व्याकरण मीमांसा सब, लेकिन नैयायिक जब आता है तो उसके सामने उनकी भाषा फेल हो जाती है। ये सब स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि जहां पर पट है, जहां जिस तंतु में पट है, समवायन पट है, उसी तंतु में घटत्वेन पट नहीं है। व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का भाव नैयायिक मानता है कि जहां तंतु में पट है समवायन, उसी तंतु में पट का तंताभाव किस रूप से? घटत्वेन। घटत्वेन पट जो है तंतु में नहीं रहता है, पटत्वेन पट रहता है। अभाव मिल गया तो न्यायिक भी मानता है, अर्थांतर दोष फिर हो जाएगा। ठीक है? तंतु में घटत्वेन पट का तंताभाव मिल जाने से पट मिथ्या सिद्ध नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि व्यधिकरण धर्म से अनवच्छिन्न करें तंताभाव की प्रतियोगिता। व्यधिकरण धर्म अवच्छिन्न नहीं लेंगे तो व्यधिकरण धर्म अनवच्छिन्न प्रतियोगिता कत्वम अत्यंता भाव का विशेषण दे देंगे। तीन ऐसा देने से तम आधा है, तम माने व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भाव को लेकर के, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न भावम आदाय। ठीक है? न अर्थांतरता, अर्थांतर दोष नहीं आएगा। ठीक? हाँ, अरे व्यधिकरण धर्म तो वेदांती की जान है भाई, इसको हमेशा पकड़ के हैं? क्या कह रहे हैं? जी ठीक कह रहे हैं। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न वेदांती की जान है। प्रपंच होते हुए जीवन मुक्त को प्रपंच क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये प्रपंच होते हुए प्रपंच क्यों नहीं दिखाई दे? क्यों? कि पारमार्थिकत्वेन प्रपंच नहीं है, व्यवहारिकत्वेन प्रपंच होते हुए पारमार्थिकत्वेन प्रपंच वहां पर नहीं है। रजत को हम देख के आए सुक्ति में कि रजत नहीं है। पहले था रजत, किस रूप से था? प्रातिभाषिकत्वेन रजत था। अब व्यवहारिकत्वेन रजत वहां पर नहीं है। रजत प्रतीत हो रहा है लेकिन व्यवहारिकत्वेन रजत वहां पर नहीं है। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न तो ये बहुत ही प्रसिद्ध चीज है। ठीक है? ये दो दो तरह से अर्थांतर दोष की आपत्ति जो उठाई थी, दो प्रकार से दोनों का समाधान दिया।
अब तीसरा अर्थांतर दोष फिर आ रहा है। अच्छा, लेकिन जो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न वाला पक्ष दिया था, तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न से भी हो जाने से भी उसका मिथ्यात्व तो सिद्ध हो ही रहा है, अर्थांतर कहाँ हुआ इसमें? व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न से मिथ्यात्व कैसे सिद्ध हो रहा? वो तो हम भी कह रहे हैं भाई, आप सामने बैठे हैं और मानवत्वेन बैठे हैं, घटत्वेन नहीं बैठे हैं, इसलिए आप मिथ्यात्वरन है। मिथ्या वो पदार्थ होगा जिसमें आपका लक्षण जाएगा। स्व आश्रयत्वेन अभिमत यावत निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वेन हो। जिस आश्रय में आप बैठे हैं वहीं पर उसका अत्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्या तो आपने कहा है। यहाँ व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न तो अभाव मिल रहा, मिथ्या सिद्ध नहीं होगा, इसलिए व्यधिकरण धर्मानुच्छिन्न कह दिया। अब व्यधिकरण धर्म से न लेकर के जिस रूप से आप दिखाई दे रहे हैं उसी रूप से, माने मानवत्वेन जहां आप दिखाई दे रहे हैं वही मानवत्वेन अगर आपका अभाव मिल जाए तो आप मिथ्या सिद्ध आएंगे। जो घटत्वेन घट दिखाई दे रहा, पटत्वेन पट दिखाई दे रहा, उसी रूप से उसका अत्यंताभाव सिद्ध हो जाए। जिस रूप से आपने कहा ना पीछे, स्वरूपेण रजत प्रतियोगी बनता है, तो रजतत्वेन रजत वहां पर दिखाई देता है, माने व्यवहारिक रजत जैसा तादात्म्य प्रतीत हो रहा था, बाद में क्या दिखाई पड़ा, वो तो प्रातिभाषिक रजत है। अब व्यवहारिक उसका अत्यंताभाव लेते हैं, तादात्म्य उसका क्या प्रातिभाषिक रजत वहां पर नहीं रहता है। तो जिस रूप से दिखाई दे रहा है उसी रूप से उसका अत्यंताभाव सिद्ध हो जाए तो वो पदार्थ मिथ्या सिद्ध होता है। अब तीसरा अर्थांतर दोष आ रहा कि इसका एतद तथा एतद दोष वारण है। एतद मतलब अर्थांतर, अर्थांतर दोष वारण करने के लिए एतत् कालीनत्वम अपि तद विशेषणम देयम, कहते हैं एतत् कालीनत्वम भी क्या है, इसी काल में ये विशेषण देना चाहिए। अत्यंताभाव प्रतियोगी, अत्यंताभाव का एतत् काल में, जिस काल में तंतु है उसी काल में, ठीक है जी समझ। हाँ, तो इसी काल में, जिस समय काल में, इस काल में जिस समय तंतु में पट दिखाई दे रहा है उसी काल में पट का तंताभाव लेना है। एतत् तंतु का माने एतत् तंतु जो है इस काल में ही, इतत्कालीन, जैसे जिस काल में तंतु है उसी काल में क्या है, पट, नहीं तो भविष्य में क्या है, पट पट गया ठीक है, घट टूट गया तो उसका तंताभाव मानेगा ही। ऐसा नहीं घट हमेशा ही नहीं, घट हमेशा ही रहेगा, ऐसी बात तो नहीं है। भविष्यत काल में क्या है, वहां पर पट नहीं रहता है। जब पट नष्ट हो गया तो उसका ध्वंस हो गया तो नहीं है अत्यंताभाव, उसका क्या हो जाएगा, अत्यंताभाव हो गया, ठीक है। तो अत्यंताभाव का प्रतियोगी पट घट सब हो जाते हैं। कहा नहीं, हम ये तत्कालीन में जिस समय पट जिस समय इस तंतु में पट दिखाई दे रहा है उसी काल में हम सिद्ध करें। एतत्कालीन, एतत् तंतु मान इसी तंतु में, एतत्कालीन इसी काल में, इसी काल में एतत् तंतु में क्या है, एतत् काल मतलब जिस समय पट का काल है, तंतु में पट दिखाई दे रहा है उसी समय उस तंतु में पट का तंताभाव है, तब वो मिथ्या सिद्ध। नहीं तो भिन्न भिन्न काल लेकर के अर्थांतर दोष पुनः हो जाएगा। अच्छा, यहां तक हो गया। कितने अर्थांतर दोष आए, 3 हो गए। 3। हाँ, तो तीनों अर्थांतर दोष को समझना। द्वैत सिद्धि में आया, उसको हम टीका में देख करके आपको कल बता देंगे, क्योंकि पहले संस्करण के अनुसार हमने पृष्ठ लिखा है। ये स्वामी जी, इसमें भी थोड़ा सा शंका रह रही है कि ज्ञानी को भी तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न ही रूप से समझता है, तभी उसको संसार मिथ्या नजर आ जाता है। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न ही तो लेते हैं, तो वहाँ ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है कि एक बार देख लेने के बाद पट का तंताभाव जब हो जाता है, रेत का तंताभाव हो जाता है, संसार का तंताभाव हो जाता है,
उसके बाद जो संसार की प्रतीति होती है, तब जो प्रतीति का, उस प्रतीति का जो है बात किस रूप से करते हैं? प्रतीति जो दिखाई पड़ रही है उसका फिर उसको कहते हैं प्रतीति नहीं है। भाई आप जो है रजत देखते हैं, चुप्ती में रेत देख रहे हैं, रस्सी में सर्प देख रहे हैं, तो जिस समय सर्प आप देख रहे हैं उस समय सर्प कैसा है? व्यवहारिक सत्ता से तादात्म्येन जो प्रातिभाषिक सर्प प्रतीत हो, तब उसको सत्य सर्प समझ करके आप भागते। लेकिन जब कोई आया बोले रही तो रस्सी है, उठाया हाथ में, बोले देख रस्सी है, ठीक है, अब आपने सर्प की निवृत्ति हो गई है, फिर चले आए, रस्सी वैसी टेढ़ी मेढ़ी रखी, अंधेरा है, फिर सर्प जैसी भाषित हो रही है। तो एक बार रस्सी की वहां पर क्या सर्प की निवृत्ति हो चुकी है। अब सर्प की प्रतीति जो है व्यवहारिक रूप से, तादात्म्य रूप से प्रतीत नहीं हो रही। अब सर्प की प्रतीति कैसी हो रही? प्रातिभाषिक रूप से। प्रातिभाषिक रूप से आपने सर्प मान लिया, ये मिथ कल्पित है। पहले व्यवहारिक से तादात्म्य रूप से सर्प मान रहे थे, भयभीत थे, अब व्यवहारिक रूप से सर्प की प्रतीति हो रही है, प्रातिभाषिक रूप से। तो सर्प किस रूप से? कल्पित रूप से भाषित हो रहा है। लेकिन अब व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न ले लेंगे, व्यवहारिकत्वेन सर्प होते हुए भी नहीं है। कौन सा सर्प? व्यवहारिक सर्प नहीं है। व्यवहारिकत्वेन माने प्रातिभाषिकत्वेन सर्प है, लेकिन व्यवहारिकत्वेन वो सर्प नहीं है। ऐसे ही प्रपंच का उस असंग तत्व में यत्नता भाव सिद्ध हो जाता है। तब एक बार अनुभव हो जाने के पश्चात कि तत्व में कुछ भी नहीं, असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष कैसा असंग है। अब उसमें फिर जो है अंतःकरण आपका बैठा है, अंतःकरण जो है आपका बैठा है, उसमें आवरण भंग हुआ है, लेकिन विक्षेप रूप जो है अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है वो तो भी दौड़ेगी ही प्रारब्ध के कारण से। तो कहते हैं उसके होते हुए भी क्या है? तब उसका कहा जाता है कि पारमार्थिकत्वेन, जिस तत्व की दृष्टि से हमने देखा था उस तत्व की दृष्टि से यहाँ पर नहीं है। वो प्रसंग वहां आया। यहाँ अनुमान चल रहा है। अनुमान में नैयायिक जो चीज मानता है उसको मान करके वैसा मानने पर वो वस्तु सत्य ही मानता है। एक कभी तंतु द्वय संयोग, तंतु द्वय संयोग जहां है वहां पट है, जहां तंतुओं में संयोग नहीं वहां पट का तंता भाव। लेकिन पट का तंता भाव होने से वो पट मिथ्या थोड़ा सिद्ध होता है, सत्य ही है। और हम भी मानते हैं, इसमें कौन सा तुम्हें अर्थांतर दोष दे देंगे। इस काल में पट है, दूसरे काल में पट नहीं रहता है, अर्थांतर दोष ही आएगा। जहां पट है वहां घटत्वेन पट नहीं है, उसका तंता भाव पट हो जाए, लेकिन वो क्या, वो पट मिथ्या थोड़ा था, सत्य ही सिद्ध होता है। ये सब अंतर दिखा देते हैं, ठीक है। जी सर। आइए अब यहाँ पर 5 हेत्वाभास है आपके। कौन कौन? सभ्य विचार, विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष, सत प्रतिपक्ष, बाधित, असिद्ध असिद्ध, और बाधित। बाधित। बात दोष है। अब बात दोष दिया जा रहा है। प्रमाणांतर से जहां पर पक्ष पर साध्य का बाध हो जाता है उसे बात दोष देते हैं। कहते हैं तुम्हारे अनुमान में प्रत्यक्ष बात है, तंतु में प्रत्यक्ष पट दिखाई दे रहा है, तुमने अपने तर्क के बल से तंतु में पट का तंता भाव सिद्ध कर दिया। सिद्ध करने से ही पट कोई मिथ्या नहीं सिद्ध होता, प्रत्यक्ष बात है। क्या सिद्ध कर देता है? जैसे कोई अनुमान कर दिया, वन्नी अनुष्ण, अनुमान कर रहा है वन्नी कैसा है? शीतल है, अनुष्ण है। क्यों? द्रव्यत्वात् जलवत, ठीक। तो कहते हैं यहाँ कौन दोष देते हैं? बात दोष देते हैं, इसमें बात दोष है। कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं प्रत्यक्ष सामने दिखाई दे, तत् तंतुषु पट समवाय, इस तंतुओं में पट क्या समवाय से रहता है। इत प्रत्यक्ष बाधा, कहते प्रत्यक्ष प्रमाण से यहाँ बात दोष है। इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
तस्य प्रत्यक्षस्य भ्रम प्रमा साधारणतया। कहते हैं देखो, चाहे 1 पैसा का चोरी करे चाहे 1 लाख की चोरी करे, चोर चोर ही। 1 पैसे की चोरी करने वाले को भी चोर उपाधि मिलती है, लाख रुपया करोड़ रुपया चोरी करने वाले को भी चोर उपाधि। 1 पैसा की बेईमानी करे तब भी बेईमान, करोड़ रुपया बेईमानी करे तब भी। ठीक है, 1 बेर झूठ बोले तब भी झूठा, और 1000 बेर झूठ बोले तब भी। कहते हैं ये प्रत्यक्ष कैसा है, ये झूठ बोलता है, इसलिए इसके द्वारा अनुमान का बाद नहीं हो सकता। कहते हैं कैसे झूठ है, तो बता रहे हैं। तस्य प्रत्यक्षस्य, कहते हैं जो प्रत्यक्ष है, भ्रम प्रमा साधारणतया। कहते हैं ये प्रत्यक्ष जो है भ्रम भी है, भ्रम को विषय करता है और प्रमा को भी विषय करता है। कहां पर भ्रम करता है, बोले कि चंद्रमा को देखो, चंद्रमा क्या दिखाई पड़ता है, बस हथेली जैसा। प्रादेश, इसे प्रादेश का, कहीं कहीं प्रादेश इसको कहते हैं, कहीं कहीं प्रादेश ऐसा है, दोनों जगह लिखा है। ये भी प्रादेश होता है और कहीं कहीं इसके अनुसार प्रादेश करते हैं इनको। तो प्रदेश मात्र दिखाई पड़ता है। तो चंद्र प्रादेशिकत्व प्रत्ययवत, चंद्रमा शास्त्र में कहा गया कितने योजन का है। कहो कि चंद्रमा को छोड़ दो, बोले कि यहाँ बैठ जाओ और देखो पहाड़ के ऊपर वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं चीड़ के, यहाँ से दिखाई क्या पड़ते हैं, एक बिलान, दूर से पहाड़ एक बिलान के दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं ऐसे ये अप्रामाण्य शंका आस्कंदित, आस्कंदित कहते हैं युक्त, ये अप्रामाण्य की शंका से युक्त है। इसलिए ऐसा है कि प्रत्यक्ष जो है भ्रम प्रमा साधारण होने से, अप्रामाण्य शंका से आस्कंदित होने से बाधितत्व, कहते ये बाधित है। प्रत्यक्ष क्या है, स्वयं बाधित है। तो जो स्वयं बाधित है दूसरे क्या बात करते, जो स्वयं झूठा है वो दूसरे को झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। ठीक है, अत्रापि चित सुखाचार्य सम्मति आह, कहते हैं यहाँ पर भी चित सुखाचार्य की सम्मति दे रहे हैं। यहाँ पर कैसा है, अंशिन स्व अंशगत अत्यंता भाव प्रतियोगिन अंशित्वाद इतर अंशीवत दिगेश गुणादिशु। कहते अंशित से, अंशी से मतलब पट ले लेना। क्या स्व अंशगत माने उस तंतु के अपना जो उसका अंश है, अपने अंश के, अपने जो अंश उसका कौन है, तंतु है, उसी में अत्यंता भाव का प्रतियोगी होता है। क्यों, अंशित्वाद। ठीक है, तो अंशी होने के कारण से पटांतरवत ये दृष्टांत, यहाँ पर ये दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर 126 पेज लिख लो, 126 127 में चित्सुखी में दिया है। ठीक है, 26 27 28 ये जो है लिखा हुआ है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। चलो, दिग एस एव मार्ग, यही दिशा है, यही मार्ग है। यहाँ दिशा कट कर लेना, मार्ग। कहते हैं इसी मार्ग से आगे चले जाना, सबको मिथ्या सिद्ध कर देना। कहते कैसे, तो हमें 3 को मिथ्या सिद्ध करना है। कौन कौन सा, द्रव्य को, गुण को और क्रिया। तो द्रव्य का दिखा दिया, अब रूप का दिखा रहे हैं। रूपम, कहते हैं रूप क्या है, रूपी निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी।
रूप कहाँ रहेगा? रूपी में, रूप वाले में, पट में, घट में, मठ में, जिसमें भी है, जहां भी रूप दिखाई दे रहा है। ठीक, कहते हैं वही अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। गुणत्वात्, गुण के जैसे, स्पर्शवत, या स्पर्शवत ऐसा स्थल पकड़ना कि वो स्पर्श ले लो। देखो, गुण गुण में नहीं रहता, ठीक है, गुण गुण में नहीं रहता है, इस विषय का ध्यान रखो। तो यहां पर आपको दृष्टांत में स्पर्श में गुणत्व हेतु है, तो रूप वाले पदार्थ कितने होते हैं? द्रव्य होता है, पृथ्वी, जल, तेज, तीन ही में रूप है। पृथ्वी, जल, तेज, यही है ना? पृथ्वी में, जल में, तेज में। उसके बाद क्या है? वायु और आकाश। तो आकाश में नहीं रहेगा रूप, और वायु में नहीं रहेगा। वायु में नहीं रहेगा। तो स्पर्श लेना, तो स्पर्श किस में रहता है? आकाश में तो रहेगा नहीं, तो वायु का स्पर्श ले लेना। दृष्टांत ले लेना, वायु स्पर्शवत, ऐसा करना, वायुगत स्पर्शवत, ऐसा दृष्टांत लेना, तब घटेगा ये। यहाँ पे स्पर्शवत का अर्थ कर लेना, वायुगत स्पर्शवत। अब घटा लो, देखो, तो रूप रहेगा रूपी में। रूपी कितने हैं? पृथ्वी, जल, तेज। ठीक, जी उस जहां जहां रूप दिखाई दे रहा है, पृथ्वी में, जल में, तेज, उस रूप, पृथ्वी, जल, तेज में जो रूप वाले तीन है, उसमें अत्यंता भाव का प्रतियोगी कौन बनता है? रूप। क्यों? गुणत्व हेतु है। अब देखो, वायु का स्पर्श है, वायु के स्पर्श जो है वो रूपी निष्ठ, रूपी निष्ठ कौन हो गया? पृथ्वी, जल, तेज। तो पृथ्वी, जल, तेज में वायु का स्पर्श नहीं रहता है, ठीक है। पृथ्वी, जल, तेज में जो रूप रहता है, देखो, पृथ्वी, जल, तेज में स्पर्श भी रहता है, ध्यान रखना। तो दृष्टांत को थोड़ी बदलना पड़ा है। तो वायुगत स्पर्श, वायुगत स्पर्श लेंगे तो पृथ्वी, जल, तेज में रहने वाला जो रूप है, उस रूप का अत्यंता भाव कहाँ मिल जाएगा? वायु के स्पर्श में, ठीक है। अब प्रसंग ये आया कि मान लो हम अगर घट का ही स्पर्श पकड़ लें तो रूपी, रूप जो है कौन हो गया? घट, है। तो घट निष्ठ जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी, घट में रहने वाला स्पर्श नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, अरे घट में स्पर्श है कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श है बाबा जी। स्पर्श तो है स्वामी जी। तो घट में रूपी मतलब रूप वाला घट, जी जो घट है उस घट में स्पर्श रहेगा ही। तो घट में स्पर्श का अत्यंता भाव नहीं मिलेगा, लक्षण जाएगा नहीं, साध्य का समन्वय नहीं होगा। जी जब हम वायु का स्पर्श पकड़ेंगे तो वायुगत स्पर्श, वायुगत स्पर्श में गुणत्व हेतु है, और घटगत जो है, जो रूपी घटगत जो है, वो स्पर्श नहीं रहेगा, अत्यंता भाव का प्रतियोगी बन जाएगा। इसलिए दृष्टांत में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, एकदम से सौदा सस्ते का चल रहा है, घबराने की बात नहीं है। जी न्याय पढ़ते समय न्याय के पदार्थ जब पढ़े जाते हैं, तब दिमाग में हेडक नहीं ली जाती है, उसको बड़े सावधानी से सुना जाता है, पकड़ा जाता है। नहीं समझ में आया, कल फिर बतलाएंगे, घबराने की बात। तो रूपम, रूपम से ले लो घटगत रूपम, घट में रहने वाला जो रूप है। रूपे निष्ठ घटगत जो रूप है, घटवान, रूपवान जो घट है, उसी घट में उसका अत्यंता भाव
किसके? घटगत रूप का। क्यों भाई? गुणत हेतु दिया, स्पर्श माने वायुगत स्पर्श, वायु में रहने वाले स्पर्श के जैसे। तो वायु में रहने वाला जो स्पर्श है उसमें क्या है? घटगत, जो स्पर्श नहीं है। ठीक है, रूप वाले जो घट में वो स्पर्श नहीं रहेगा, अतः तंत्याभाव का प्रतियोगित वायुगत स्पर्श में चला जाएगा, वहां गुणत्व भी है। तो दृष्टांत में हेतु और साध्य का समन्वय, और पक्ष पर हेतु है, अतः क्या सिद्ध हो जाएगा कि जहां रूप है वहीं वहीं रूप का तंताभाव है, अतः रूप कैसा है? मिथ्या है। ठीक है, जी स्वामी जी। अच्छा आइए, अद्वैत सिद्धि में इस पर हमने बहुत विस्तार से लिखा है, आप देख लेना। उसमें कल जो प्रसंग आएगा उसको हम कल फिर इसको अलग से आपको बतला देंगे, इसलिए इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, अद्वैत सिद्धि तो अद्वैत सिद्धि है। गुरुजी पढ़ाते समय कहा करते थे कि अद्वैत सिद्धि कहीं सरल होती है। बोले चारों परिच्छेद जो है, प्रथम परिच्छेद, द्वितीय परिच्छेद, बोले वहां पर कहीं पर भी जो है सरल होने का नाम नहीं सुना जाता है। यहाँ तो बड़े सावधानी से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो ऐसे ही आप क्या कर लेना, अन्य भी जो है प्रयोगों को घटा लेना। कैसे? कि जैसे क्रिया है तो रूप के स्थान पर क्रिया लिख लेना। क्रिया, क्रियावान निष्ठ तंताभाव प्रतियोगी क्रियात्वात्। ठीक है, अन्य क्रियावत, यानी जहां रूप लिखा है वहां पर क्या कोई क्रिया ले लेना। किसी की देवदत्तगत क्रिया जो है, जो देवदत्त में क्रिया दिखाई दे रही है, वो देवदत्त क्रिया देवदत्त गतिस का तंताभाव है, क्यों? क्रियात्वात्। ठीक, यज्ञदत्त क्रियावत, ऐसा अनुमान कर लेना, केवल विशेषण बदल देना। दृष्टांत में विशेषण को बदलना, जो वहां पटांतर लिखा है यहाँ पर क्रियांतरवत कर देना। ठीक है, और क्रिया जो है क्रियावान निष्ठ जो है, जो क्रिया वाला है, उसी में जो क्रिया है वही एक क्रिया ले लो। ठीक, ऐसा क्रिया, ये जो क्रिया है ये क्रियावान निष्ठ, ठीक ने, अत्यंता भाव की प्रतियोगी, माने सामने जो क्रिया है, किसी में क्रिया दिखाई दे रही, कहीं पर ले लो, चलन क्रिया है। ठीक है, या देवदत्त गत जो क्रिया है, देवदत्त गत क्रिया, देवदत्त गत क्रिया निष्ठ तंता भाव प्रतियोगी। ठीक, देवदत्त जो क्रिया है वो क्या? देवदत्त गत क्रिया, देवदत्त गत निष्ठ तंता भाव की प्रतियोगी। जैसे रूप है, रूपी निष्ठ तंता भाव प्रतियोगी से देवदत्त गत क्रिया जो है, वो जहां देवदत्त में क्रिया दिखाई दे रही है वहीं देवदत्त निष्ठ तंता भाव की प्रतियोगी क्रिया बन जाएगी। ठीक, क्रिया किसमें रहेगी? जैसे पट रहता है, अयम पट इतर तंतु निष्ठंता भाव प्रतियोगी, ऐसे देवदत्त गत जो क्रिया है वो कहाँ सम्मान रहेगी? देवदत्त में रहेगी। तो देवदत्त निष्ठ तंता भाव की प्रतियोगी अगर सिद्ध हो जाए, जो देवदत्त में रहने वाली क्रिया है उसी देवदत्त में वो तंता भाव की प्रतियोगी सिद्ध हो जाए, तो क्या हो जाएगी? मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक, आगे कोई पूछे जी जाति क्यों नहीं कहा? कहते जाति समवाय विशेष आदि को मानते ही नहीं है। ठीक, उसको मिथ्या सिद्ध करने के लिए आगे हम कहे नहीं। इस प्रकार से क्रियादिशु अपि ऊहनीय, कहते हैं ऐसे क्रियाओं में भी, भिन्न भिन्न क्रियाओं में भी ऐसी कल्पना कर लेनी चाहिए। आई बात समझ में? जी समझ। अच्छा, वो लिखा है महाराज जी ने
128 पेज पर नीचे से 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8वीं पंक्ति में देख लो। एतत् क्रिया वन, एतत् क्रिया वन निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगिनी क्रियात्वात् इतर क्रियावत। ठीक, अद्वैत सिद्धि में समझे? नहीं, ये वेदांत परिभाषा में ही 128 पेज पर देखो, नीचे से 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9वीं पंक्ति में। अगले प्रश्न पर। हाँ, यम क्रिया लिखा ना, यम क्रिया एतत् क्रिया अनिष्ट अत्यंता भाव प्रतियोगी। क्रिया स्त्रीलिंग है, इसलिए यम क्रिया। ठीक है, एतत् क्रिया वनिष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी है, प्रतियोगिनी है, क्रियात्वात् क्रियावत, ये अनुमान समझ लेना चाहिए। ठीक है, जी समझे। ध्यान से विचारिएगा। कल इस पर पहले शंका समाधान करेंगे, उसके बाद फिर आगे जो है फिर पाठ को चलाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।